हेलो डियर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। एंड एज अ सिंसियर यूपीएससी एस्पिरेंट, आपको पता ही होगा यूपीएससी ने 2019 का जो एग्ज़ाम था उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। एंड 829 students have been selected aspirants. They have successfully cleared the exam. So I congratulate all the successful aspirants. And I also hope that आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो भी अभी थोड़ी एनहांस हो जाएगी, बिकॉज जो दिस ईयर का जो एग्ज़ाम है वो अबाउट 2 months बाद में है, और जो नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है वो भी लगभग 1 साल बाद में है। तो आई थिंक अब आप लोगों को जो है अपने एग्ज़ाम के लिए कमर कस लेनी चाहिए। सो आई एम योर फ्रेंड सत्यनारायण। आई एम 2018 और 2019 बैच IAS। एग्ज़ाम 2018 का था और IAS का जो बैच है मेरा वो 2019 का है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक सेक्शन। तो इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन और जो इंटरेस्ट रेट रहती है उसके बीच में एक काफ़ी क्लोज लिंक है, और सारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो ग्रोथ के हिसाब से इन्फ्लेशन रेट वेरी करती है। इन्फ्लेशन रेट यानी कि जो महंगाई दर है, और उसी के हिसाब से जो सेंट्रल बैंक होता है RBI, वो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो डिसाइड करता है। तो हम देखेंगे कि इनके बीच में लिंक क्या है और प्रेजेंट में सिचुएशन कैसी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग डिस्कशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कल यानी यस्टरडे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक जो होता है, दे हैव डिसाइडेड जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है यानी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है वो उन्होंने दे हैव केप्ट कांस्टेंट आफ्टर ए लॉन्ग डेलिब्रेशंस ऑफ 3 days। ओके, तो 3 दिन तक जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो रेपो रेट का निर्धारण करती है, RBI की 6 मेंबर की कमेटी होती है, और वो हर 2 महीने बाद जो है वो रेपो रेट डिसाइड करते हैं। उसके हिसाब से रेपो रेट क्या होती है आपको पता होगा कि वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसके आधार पर RBI जो है वो बैंक्स को पैसे उधार देता है। तो अगर RBI से बैंक्स पैसे उधार लेते हैं तो रेपो रेट जो होता है वो इंटरेस्ट रेट उनको देना पड़ता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो, ये हर 2 महीने बाद में बैठती है और डिसाइड करती है। तो इस बार जो है वो इन्होंने कांस्टेंट रखा है, इसको चेंज नहीं किया है। हालांकि इसके पहले काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि जब RBI का जो MPC बैठेगा तो दे विल रिड्यूस द रेपो रेट, क्योंकि रेपो रेट रिड्यूस करने से जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो कम हो जाते हैं और लोन वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में, या मार्केट में जो करेंसी का फ्लो है वो बढ़ जाता है। और ऐसा इसलिए बिकॉज जो इंडिया की जो GDP रेट है वो काफ़ी गिर रही थी, और जब से कोरोना लॉकडाउन वगैरह हुआ है तो इकोनॉमी जो है वो काफ़ी हिट हुई है इसकी वजह से, और जो ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट नेगेटिव में चली गई है। एंड ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स दे आर ऑन कॉन्करेंस कि इस बार जो है वो इकोनॉमी है कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी कि जो इंडिया की GDP है वो बेसिकली कम हो जाएगी, और कुछ कुछ तो ये कह रहे हैं कि 10% जो है वो माइनस में इसकी रेट रहने वाली है। ओके, सो दिस विल बी क्लियर आफ्टर द डेटा कम्स आउट, बट देयर वर अदर्स ऑल्सो हु एक्सपेक्टेड द RBI टू स्टे पुट एंड अवॉइड कटिंग द रेपो रेट, बिकॉज जो रिटेल इन्फ्लेशन है जिसके आधार पर जो RBI डिसाइड करता है कि रेपो रेट कितनी रहनी चाहिए, बेसिकली इन्फ्लेशन जो होता है मार्केट में या जो महंगाई दर है उसके आधार पर ही जो MPC है वो रेपो रेट डिसाइड करती है। तो जो रेपो रेट है वो काफ़ी हाई था, इसलिए कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि RBI जो है वो नहीं घटाएगा रेपो रेट। तो यही कारण है कि उन्होंने नहीं घटाया है, और बिकॉज ये एक डिलेमा काइंड ऑफ सिचुएशन हो गई थी जहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा था लेकिन जो ग्रोथ है वो कम हो रही थी। सो इस तरीके की सिचुएशन में जो है वो RBI की जो MPC है उसके लिए काफ़ी मुश्किल था कि रेपो रेट बढ़ाया जाए, घटाया जाए या उतना ही रखा जाए। तो फाइनली 3 दिन के डिस्कशन के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इसको जो है वो कॉन्स्टेंट ही रखा जाएगा। अब हम देखते हैं कि बेसिकली लिंक क्या है ग्रोथ, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बीच में। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होती है उसमें इनकम्स जो होती है वो तेज़ी से बढ़ती है, और जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनके पास पैसा जो है वो खर्च करने के लिए या जो गुड्स है उनको खरीदने के लिए पैसा अवेलेबल रहता है। तो जिस तरीके से जब सेम अमाउंट ऑफ मनी जो होता है वो एग्जिस्टिंग सेट ऑफ गुड्स को जब चेस करता है, यानी कि आपके पास आपकी इनकम बढ़ गई है लेकिन जो मार्केट में सप्लाई है वो उतनी है, तो जो चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस बढ़ जाएगी। तो जब इस तरीके से जब प्राइसेस बढ़ जाएगी तो बेसिकली इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और जब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो RBI जो है वो इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो उसको बढ़ा देता है। ओके, ताकि जब वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा तो इस तरीके से जो लोग हैं वो सेविंग्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि अब उनको जो है वो ज़्यादा ब्याज मिलेगा। जब RBI बढ़ाता है रेपो रेट या इंटरेस्ट रेट तो बाकी बैंक्स जो हैं वो भी सेविंग्स रेट और जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देते हैं। तो लोगों को जो है वो एक इंसेंटिव मिलेगा कि खर्च करने की बजाय उनको पैसे सेव करने चाहिए। ओके, तो इस तरीके से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीपल सेव करते हैं, और जो मनी होता है जो मार्केट में रहता है उसको आउट ऑफ सर्कुलेशन लिया जा सकता है, और जो इन्फ्लेशन रेट होती है वो मॉडरेट हो जाती है। ओके, अब हम देखते हैं कि रिवर्स सिचुएशन क्या है, यानी कि जब ग्रोथ जो है वो
कम हो रही होती है। पहले हमने देखा कि जब ग्रोथ रेट बढ़ रही होती है, जीडीपी बढ़ रही होती है, तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन रहती है। अब हम देखते हैं कि जब ग्रोथ रेट कम हो रही होती है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ रेट होती है, तब क्या सिचुएशन होती है। तो ये वाली सिचुएशन जो पर्टिकुलरली इस वाले फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है, यानी कि पहले इकोनॉमी जो वो स्लो डाउन हो रहा था और अब जो वो नेगेटिव में जा रही है। तो इस तरीके से जब सिचुएशन होती है तो लोगों के पास जो इनकम होती है वो भी कम हो जाती है, और जब लोगों के पास पैसा कम होता है तो वो सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो गुड्स है उसको खरीदने के लिए कम पैसा अवेलेबल रहता है मार्केट में। तो इसकी वजह से दिस रिजल्ट्स इन आइदर द इन्फ्लेशन रेट डिसेलरेटिंग, यानी कि जो महंगाई दर है वो भी कम हो जाती है क्योंकि सेम सप्लाई है लेकिन जो खरीदने वाले लोग हैं वो कम हैं। तो इस तरीके से जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और कई बार जो है वो इन्फ्लेशन नेगेटिव में चला जाता है तो उसको जो है हम डिफ्लेशन कहते हैं, और जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है उसको नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट को डिफ्लेशन कहते हैं, और जब इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा होता है उसको डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में आपको फर्क पता होना चाहिए कि कब डिसइन्फ्लेशन होता है और कब डिफ्लेशन होता है। यूपीएससी यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेती है बेसिक डेफिनेशन। तो इस तरीके की सिचुएशन में क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक होता है, इंडिया के केस में जो आरबीआई है, वो इंटरेस्ट रेट को कम करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो सेव ना करके और इकोनॉमी में पैसा रखें और खर्च करने की तरफ प्रमोट हो या मोटिवेट हो। तो जब लोअर इंटरेस्ट रेट होता है इसका मतलब ये होता है कि जो प्रॉफिट्स होते हैं बैंक्स में पैसा सेव करने का वो कम हो जाता है, और जो खर्च करने के लिए इंसेंटिव होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। सो एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर मनी कम्स इनटू द मार्केट, दस बूस्टिंग ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। तो उस तरह से ग्रोथ भी बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। तो जनरली ग्रोथ और इन्फ्लेशन जो है वो पैरेलली मूव करते हैं। जब ग्रोथ बढ़ती है तो इन्फ्लेशन भी जो है वो मूव करता है, लेकिन पर्टिकुलरली ये वाली सिचुएशन अभी नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। सो नाउ वी विल सी कि अब इस बार जो है वो आरबीआई ने क्यों कम नहीं किया, जबकि जो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका टारगेट है कि जो इन्फ्लेशन रेट है उसको 2 से 6% के बीच में रखना है। लेकिन इस साल जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ये 6% के बाहर था इन्फ्लेशन रेट जो है। उसके बाद भी आरबीआई ने जो रेपो रेट वो क्यों नहीं बढ़ाया, उसका कारण ये है कि आरबीआई एक ऐसी सिचुएशन फेस कर रही है जहाँ पे जीडीपी तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि रिवर्स सिचुएशन हो रही है। अभी मैंने आपको बताया था कि जीडीपी जब बढ़ती है तो नॉर्मली इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, लेकिन अभी ये हो रहा है कि जीडीपी कम हो रही है लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है। So this is happening because the pandemic has reduced demand, on the other hand also disrupted the supply, यानी कि अभी डिमांड भी कम हो गई है और सप्लाई भी कम हो गई है। तो दोनों ही चीज़ें ये जो है डिमांड और सप्लाई जिसकी वजह से इन्फ्लेशन डिसाइड होता है वो दोनों ही कम हो गई है। एज अ रिजल्ट बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग, यानी कि जो ग्रोथ है वो कम हो रहा है और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है। सो इट इज़ ट्रू दैट द फॉर कंटेनिंग इन्फ्लेशन आरबीआई शुड रेज इंटरेस्ट रेट, यानी कि अगर इसको इन्फ्लेशन कम करना है तो उसको इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते तो आरबीआई ऐसा ही करता, लेकिन अभी जो क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो जो इकोनॉमी को जो रिवाइव करने वाला जो टारगेट है, यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ को जो बढ़ाना है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोन लेना जो है वो मुश्किल हो जाएगा और इस तरीके से मार्केट में जो वो पैसा कम रहेगा। इसीलिए जो आरबीआई उसने ये डिसीजन लिया। हाउएवर आरबीआई कुड हैव कट द इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा बढ़ाना है तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट कम कर सकते थे वो, बिकॉज द इन्फ्लेशन रेट हैज़ बीन अबव 6% फॉर ऑल द मंथ्स इन 2020, यानी कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो तो हर साल ही 2020 के हर महीने ही लगभग 6% से ऊपर आया, तो कम किया जा सकता था। इफ़ द आरबीआई कट्स द इंटरेस्ट रेट, अगर वो कम कर देते हैं इंटरेस्ट रेट, इट मे बी फ्यूलिंग रिटेल इन्फ्लेशन फर्दर, रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट इन्फ्लेशन हिट्स द पुअर द हार्डेस्ट, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं उनको महंगाई की जो है वो सबसे ज़्यादा मार पड़ती है। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल समझने के लिए। सो द आरबीआई हैज चोजन टू डू व्हाट मैनी एक्सपेक्टेड इट टू डू, यानी कि आरबीआई ने वही किया जो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो उसको उतना ही रखा जाए, एंड वेट फॉर द अनदर कपल ऑफ मंथ्स, क्योंकि ये जो पॉलिसी है वो 2 महीने के लिए होगी। हाउ टू फिगर आउट हाउ द ग्रोथ एंड द इन्फ्लेशन आर शेपिंग अप, तो अगले 2 महीने बाद में जो है वो उसके लिए ये डिसीजन छोड़ दिया है। सो इट विल टेक अ डिसीजन इन द अक्टूबर व्हेन द एमपीसी कन्विंस टू कैलिब्रेट द मॉनेटरी पॉलिसी, जब 2 महीने बाद में वापस जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठेगी तो ये वाला डिसीजन लेगी। नाउ आई विल टेल कि यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ पूछती है। बेसिकली एक तो वो ये जनरल क्वेश्चन पूछेगी कि जब ग्रोथ बढ़ती है तो उसका इन्फ्लेशन के साथ क्या लेना देना है, और दूसरा ये क्वेश्चन पूछ सकती है कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाती है या घटाती है। ओके, या उसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में या मेंस में। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो है वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सो आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर टू यू बाय नाउ, एंड वॉट एवर कॉन्सेप्ट्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो रिलेटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन
एंड द GDP यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप जो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। सो आई होप दैट यू पीपल लाइक दिस वीडियो एंड आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस विद योर अदर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC, और जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं किसी भी कारणों की वजह से, या जो न्यूज़पेपर पढ़ने का या जो उनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल ला एजुकेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।